हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 4 के पार्ट 4 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है, हाईजंग को एक मॉल में दिखाया जाता है। हाईजंग वहां पे शॉपिंग करने जाती है और सोचती है कि अगर आप एक बार जब कामयाब बन जाते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उसके बाद हासिल कर सकते हैं और लोगों का आपकी तरफ जो नज़रिया होता है वो भी बदल जाता है देखने का। हाईजंग शॉप पर जाती है और वहाँ पर जाकर कुछ देखने लगती है। तभी तो वो शॉपकीपर कहती हैं कि मैम आप तो काफ़ी खूबसूरत है। हाईजंग ये सुनकर हंसने लगती है और हाईजंग वहाँ से एक ईयरिंग खरीदती है काफ़ी खूबसूरत से। तभी हाईजंग सोचती है कि अब मैं जब सफल बन गई हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपकी सफलता तभी कीमती होती है आपके लिए जब आपके पास उसे बांटने के लिए कोई होता है। तभी हाईजंग पार्किंग के पास आ जाती है वहाँ से ईयरिंग खरीद के और सोचती है कि मैं अपनी फैमिली पहले ही खो चुकी हूँ और अब मुझ में फैमिली को शुरू करने की इच्छा भी नहीं है। इसी वजह से मैं एक घर में नहीं रहती, एक कार में रहती हूँ। तो हाईजंग अपनी कार में ही रहती है और हाईजंग वहाँ से चली जाती है। रोड पर हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग सोचती है कि मैंने एक ऐसी चीज़ खोई है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। वहीं सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईजंग, डॉक्टर केंगसो और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं। तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि बॉस को आखिर दिक्कत क्या है। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें शायद सेरेब्रल एडेमा होगा। तो हाईजंग कहती है तुम्हें पक्का यकीन है ना? तो वो कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। हाईजंग कहती है अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो तेज से बोलो। तो वो फिर हंस के बोलते हैं कि हाँ ये यही है। हाईजंग कहती है तुम 4th ईयर रेजिडेंट हो पर तुम्हें दो चीज़ों में डिफरेंस भी नहीं पता। ये नहीं, हाईजंग कोई और सी दिक्कत बताती है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 1st ईयर रेजिडेंट के सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और ये सुनकर 1st ईयर के रेजिडेंट हंसने लगते हैं। तभी हाईजंग कहती है जल्दी से इमरजेंसी सर्जरी के लिए रूम तैयार करो। तभी 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसके लिए परमिशन लेनी होती है स्टाफ सर्जन से और उनकी परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकते। तो हाईजंग कहती है कि अगर हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना तो पेशेंट की जान खतरे में आ सकती है। तो 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि ये एक ऑर्डर है जिसे हमें फॉलो करना होता है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। हाईजंग कहते हैं तुम एक पेशेंट को मरने दोगे इसीलिए क्योंकि तुम मुश्किल में आ जाओगे। डॉक्टर कहते हैं मैं ही नहीं, आप भी मुश्किल में आ जाएंगी इस वजह से। हाईजंग कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाके ऑपरेशन रूम तैयार करो। ये कहकर हाईजंग वहाँ से चली जाती है। तभी 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि यार ये मतलब आज तो इनकी ड्यूटी भी नहीं है, तब भी ये पता नहीं क्यों आ गई और यहाँ पे टांग अड़ा रही हमारे मसले में, और आज इनका पहला दिन है, इन्हें घर जाना चाहिए और अच्छे से सोना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? तो 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर यानी केंगसो कहता है कि हाँ सही कहा तुमने। तभी 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि अब इन्होंने जब कहा है तो मुझे ऑपरेशन रूम तैयार करना ही होगा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? तुमने देखा था जो पहले हुआ था, मतलब वो सीन की बात करते हैं जब हाईजंग गुंडों को मारती है। और तभी जूनियर डॉक्टर यानी केंगसो कहते हैं कि हाँ कैसे तुमने देखा ना कैसे किक्स और पंचिस के साथ उन्होंने उसको मारा, तुमने देखा था ना। तभी 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले इसे इसीलिए इजी से जाने दे रहे हैं ताकि ये एक लड़की है, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाती। तभी 1st ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुम रूम तैयार नहीं करोगे ऑपरेशन का? 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैंने रूम तैयार किया तो डॉक्टर जंग मुझे मार डालेंगे, यानी डॉक्टर यून, और अगर मैंने नहीं किया तो डॉक्टर हाईजंग मुझे नहीं छोड़ेंगी। और मुझे लगता है मुझे अभी जो कहा गया है ना मुझे वो करना चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है। ये वही एम्बुलेंस होती है जो एपिसोड 1 में भी दिखाई जाती है, जिसमें एक महिला होती है जो रेस्टोरेंट में की ओनर थी और बेहोश हो गई थी और उसमें डॉक्टर यून और सियोवू बैठे होते हैं एम्बुलेंस में। तभी डॉक्टर यून सियोवू से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम ऐसे कैसे खड़ी रह गई थी? हाँ तुम अपने आप को डॉक्टर कहती हो, तुम स्कैल्प भी कैसे पकड़ सकती हो, तुम्हारा बिहेवियर इस तरीके का था। तभी सियोवू कहते हैं कि मैंने आपको ना एक अपने आप को चिढ़ाने का तरीका दे दिया है, आप आराम से मज़े लो और मेरे घाव पर नमक छिड़को। तो डॉक्टर यून कहते हैं घाव? तो सियोवू कहती है हाँ कि जब मैं हाई स्कूल में थी ना एक लड़की ना मुझे एक खाली बिल्डिंग में लेके गई थी और वहाँ पे मैं मरते मरते बची थी और मैं अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकली हूँ। और जब ये महिला मुझसे लड़के बेहोश हो गई तो मुझे वही चीज़ें याद आ गई कि जैसे मुझे किसी ने धमकी दी थी। तभी डॉक्टर यून कहते तो तुम तो काफ़ी खुश नज़र आती हो, इतनी ब्राइट भी हो, और कौन सोच सकता है तुम्हारे साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ था। तो तभी सियोवू कहती है कि आप पहले इंसान हैं जिसे मैंने ये बात बताई है और मेरे घाव भी है
और इसमें कभी कभी दर्द भी होता है। सियोवू डॉक्टर यून को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि लड़कियां सच में हद होती हैं। तभी डॉक्टर यून सियोवू से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मतलब तुमने भी कुछ नहीं किया था। तो सियोवू कहती है कि हाँ, मैंने सिर्फ इंसाफ पाने के लिए किया था और शायद आज वो लड़की कहीं जेल में होगी। तभी सीन चेंज होता है, हाईजंग को दिखाया जाता है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बॉस के बालों को काट रहे होते हैं। तो हाईजंग कहती है लाओ मैं करती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो काम मैं ही करता हूँ। हाईजंग कहती है लाओ मुझे दो। हाईजंग ये काम करने लगती है और 4th ईयर के रेजिडेंट ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि हाईजंग काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रही है और वो सर्जरी कर देती हैं। वे 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मतलब डॉक्टर यून की तरह कर रही हैं, इतनी तेज़ तो वही करते थे। तभी 4th ईयर रेजिडेंट डॉक्टर को डॉक्टर यून का कॉल आता है जिस पे वो लिखा होता है यून नाइफ यानी चाकू। वे 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाईजंग से कहते हैं, हाईजंग कहती है कि तुम ठीक है जा सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो लेडी हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर यून और सियोवू वहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर यून कहते हैं कि ऑपरेशन रूम तैयार है ना। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि हाँ तैयार है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं ये चीज़ें। तो डॉक्टर यून कहते हैं पहला रूम नंबर 2 तैयार क्यों नहीं है। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि नई डॉक्टर जो आई है ना, वो इमरजेंसी एक केस आ गया था तो सर्जरी कर रही हैं। वे डॉक्टर यून कहते हैं कि यहाँ पे सर्जरी हो रही है और मुझे इस बारे में किसी ने बताया नहीं। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि ना करें पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। तो डॉक्टर यून चीखते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, तुम क्या कर रहे थे। हाँ, तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर यून कहते हैं कि ठीक है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, अब तुमने जो किया है ना उसकी ज़िम्मेदारी तुम लेना। डॉक्टर यून ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी जाने लगते हैं। तभी सियोवू कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना कि ये काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तुम इनका गुस्सा नहीं झेल सकते। तभी वो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैम आप क्या उन नई न्यूरोसर्जन से मिली हैं। तो सियोवू कहती है क्यों। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे जो ना अब खून होने वाला है हॉस्पिटल में, क्योंकि एक आसमान में ना 2 सूरज नहीं रह सकते। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हाईजंग भी डॉक्टर यून की तरह है काफ़ी हद तक। सियोवू ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है ये क्या बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2nd ईयर के रेजिडेंट दिखाए जाते हैं, यानी कि डॉक्टर यंगूक जो कि सियोवू के दोस्त हैं। सियोवू उनके पास आती है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने सर्जरी की। सियोवू वहाँ आकर कहती है कि क्या तुम नए न्यूरोसर्जन से मिले हो, मैंने सुना है उसने गुंडों को काफ़ी मारा और ER में काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। तो यंगूक कहते हैं हाँ। तो सियोवू कहती है सच में, सच है ये सब। डॉक्टर यंगूक कहते हैं हाँ, मैंने सुना था, काफ़ी अमेजिंग था, उसने फ़ाइट काफ़ी अच्छे से की। तो सियोवू कहती है कि मतलब एक यहाँ पे फीमेल न्यूरोसर्जन आई है और इसके बारे में मुझे नहीं पता अभी तक, और ना ही मैंने उसे देखा और ना ही वो हमारे स्कूल की है, मैंने उसे स्कूल में भी नहीं देखा। मुझे जो ना उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, फिर मैं उसे ना अपने बॉडीगार्ड की तरह रख लूँगी। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है। तभी सियोवू कहते हैं कि तुम्हें पता है लोग हम दोनों को दोस्त समझते हैं। यंगूक कहते हैं कि हाँ हम दोस्त हैं, मैं तो 10 साल मेडिकल स्कूल में पढ़ा इसलिए मैं तुमसे पीछे रह गया और तुम काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी मेरे साथ। तुम अब इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, और तुमने तो कहा था कि सेमिनार के बाद तुम डॉक्टर यून से अपनी फीलिंग का इजहार कर दोगी। तो सियोवू कहती है मैं कर देती, पर उसे ना इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ना डॉक्टर यून को अपनी फीलिंग मत बताओ, उन्हें ना अपने प्यार में होने दो। तो सियोवू कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है कि कोई लड़की कहे या लड़का कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि ये टाइमिंग जो ना बहुत ख़राब है तुम्हारी, तुम जानती हो ना नई फेलो जो आई है वो रूल्स फॉलो नहीं करती और इस वजह से डॉक्टर यून काफ़ी गुस्से में होंगे। अभी वो सर्जरी के बाद बात भी करेंगे इस बारे में। तो तभी सियोवू कहती है कि मैं तो उससे दोस्ती करना चाहती थी पर लगता है अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हारे रास्ते अलग ही होंगे, क्योंकि अब तुम्हें जो ना स्टाफ सर्जन की पोजीशन के लिए ना उससे कंपटीशन करना होगा। तो सियोवू कहती है कि तुम मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकते हो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, मेरा अलग है, मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी हूँ और तुम जो ना इसीलिए एक रेजिडेंट डॉक्टर रह गए क्योंकि तुम्हारी जो तरीका है ना जज करने का वो ज़्यादा ही ख़राब है।
डॉक्टर यंगू की बात सुनकर हंसने लगते हैं कि तुम जो ना उसे ज़्यादा ही हल्के में ले रही हो। तुम्हें पता है उसे कौन लेकर आया इस हॉस्पिटल में? चीफ डॉक्टर किम लेकर आए हैं। ये सुनकर सियोवो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि डॉक्टर किम उस डॉक्टर को लेकर आए। तभी सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ बॉस के गुंडों को दिखाया जाता है। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब डॉक्टर बाहर आए, उनके बारे में पता चले। तभी हाईजंग ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और गुंडों से कहती है कि सर्जरी काफ़ी अच्छे से हुई और अभी हम निगरानी में रखेंगे। उन्हें आईसीयू में भेजा जा रहा है और वहाँ पे आप सब मिल नहीं सकते उनसे, ठीक है? और अगर तुम में से किसी को कोई सवाल करना है तो अभी कर लो मुझसे। तभी बॉस का एक गुंडा कहता है कि क्या आपकी शादी हो गई? तो हाईजंग कहती है ये काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। ये कहकर हाईजंग वहाँ से चली जाती है। तो बॉस के गुंडे कहते हैं उसे पसंद आई। तो बाकी सब ये सुनकर हंसने लगते हैं कि हाईजंग बॉस के गुंडे का जवाब नहीं देती है। तो बॉस के गुंडे कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, तो बाकी सब कहते हैं अभी हम बॉस के लिए परेशान हैं और वो नीचे से अपना सामान उठाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। डॉक्टर यून 4th ईयर रेजिडेंट डॉक्टर से कहते हैं कि जाकर डॉक्टर हाईजंग से कहो कि जब उनकी सर्जरी हो जाए ना तो वो मुझसे आकर मिले। तो 4th ईयर रेजिडेंट कहते हैं कि उन्होंने तो सर्जरी कर भी ली, वो काफ़ी तेज़ हैं और उन्होंने ही पेशेंट के जो बाल थे वो शेव किए थे, यानी काटे थे, और मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि सर्जरी जल्दी या देर की बात नहीं होती, सर्जरी अच्छे से होने चाहिए, ये बात इम्पोर्टेंट होती है। और क्या कहा तुमने? उसने खुद से बाल शेव किए थे मरीज़ के, इसका मतलब है वो तुम्हारे हुनर पर यकीन नहीं रखती। और उसके बारे में जानकर तो मुझे यही लगता है कि वो कोई पागल होगी। तो तभी 4th ईयर रेजिडेंट डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम हमेशा माफ़ी क्यों मांगते रहते हो? जाओ उससे कहो कि मेरा इंतज़ार करे, ठीक है? और तुम्हें जो ना पनिशमेंट के तौर पर 1 हफ्ते की और ड्यूटी दी जाती है। तभी 4th ईयर डॉक्टर कहते हैं कि यार सच में क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो लगता है मैं मरने वाला हूँ कि इस तरह के इंसान को एक को ही बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, अब दूसरा भी एक और आ गया इसी तरह, यानी डॉक्टर हाईजंग। वहीं दूसरी तरफ कैंगसो को दिखाया जाता है जो भागकर डॉक्टर हाईजंग को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद डॉक्टर हाईजंग चली गई। वो लॉकर रूम में जाके डॉक्टर हाईजंग को चेक करते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर हाईजंग कपड़े चेंज कर रही होती है। डॉक्टर हाईजंग कहते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं चेंज कर रही हूँ, तुम यहाँ पे आ गए ऐसे ही? तो डॉक्टर कैंगसो कहते हैं कि आपसे डॉक्टर यून जो है ना मिलना चाहते हैं, आप उनका इंतज़ार करें, जैसे ही उनकी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी आप उनसे मिल लेना। तभी हाईजंग कहती है कि उनसे कह देना मैं कल सुबह उनसे मिलूँगी। तो डॉक्टर कैंगसो कहते हैं कि वो काफ़ी गुस्से वाले हैं, गुस्सा हो जाएंगे वो, आप उनसे आज ही मिल लेना। तभी हाईजंग कहती है कि चलो ठीक है मैं इंतज़ार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, उनकी सर्जरी ख़त्म हो चुकी है। तभी उन्हें मैसेज आता है डॉक्टर हाईजंग का कि मैं आपका एक रेस्टोरेंट में इंतज़ार करी, आप वहाँ पे आ जाएं। तो डॉक्टर यून कहते हैं इस इंसान को ना थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है, एक बेसिक फंडामेंटल भी नहीं है इसमें। तभी हाईजंग को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, वो जाके वहाँ पे यूरा को पीछे से पकड़ लेती है। और जैसे कि हम जानते हैं यूरा हाईजंग की बेस्ट फ्रेंड है, तो यूरा अपने आप को छुड़ाने के लिए वही तरीके आजमाती है जो हाईजंग ने सिखाए थे। तो यूरा कहती है तुम हो ये? तो हाईजंग कहती है हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट ले आई थी कि तुम सही से करोगी भी या नहीं। तो यूरा कहती है हाँ मैं सही से करूँगी, आखिरकार तुमने जो मुझे सिखाया था, और तुम घर की जगह यहाँ पे क्यों आ गई? तभी हाईजंग उसे वो गिफ्ट देती है जो हाईजंग ने मॉल से ख़रीदे होते थे, यानी ईयरिंग। तो यूरा कहती है तुम्हें लगता है आज भी दादी की याद आ रही थी ना? जब भी तुम्हें दादी की याद आती है ना तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाती हो। तो यूरा गिफ्ट खोल कर देखती है और देखती है कि ईयरिंग होते हैं उसमें। तो यूरा कहती है वाह ये तो वही ईयरिंग है जो मुझे चाहिए थे, तुम्हारा बेहद शुक्रिया हाईजंग। और वो हाईजंग को गले लगा लेती है। यूरा कहती है कितना अच्छा होता ना अगर तुम लड़का होती तो मैं ना एक डॉक्टर की वाइफ बन जाती, मेरे लिए कितनी गलत बात है कि तुम एक लड़की हो। यूरा कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने मालूम किया कि तुम हॉस्पिटल में इतनी रात को क्यों आई थी? तो हाईजंग कहती है नहीं, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था, इसलिए किसी ने भी मुझसे मालूम नहीं किया। तो यूरा कहती है सियोवू? तो हाईजंग कहती है तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? तो यूरा कहती है तुम्हें पता है ना ये हॉस्पिटल सियोवू के पापा का है और मैंने सुना है वो भी एक डॉक्टर है, और तुमने ही तो कहा था कि तुमने उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में देखा था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब सियोवू को पता चलेगा ना कि तुम एक डॉक्टर बन गई, उसे कैसी फील होगा। मुझे तो ये सोच के काफ़ी हंसी आ रही है। यूरा काफ़ी हंसने लगती है। हाईजंग कहती है तुम किस तरह की बातें कर रही हो, इससे तो टेंशन हो रही है। तो वो कहती है टेंशन? फिर वो दोनों अच्छे से जूस पीने लगती हैं और काफ़ी बातें करती हैं।
तभी यूरा कहती है कि मैं कितना भी सोचूं पर मुझे समझ में नहीं आता। तो भाईजान कहती है मैंने गोखिल हॉस्पिटल में किस लिए अप्लाई किया, तुम्हें ये समझ में नहीं आता। तो यूरा कहती है कि सच्ची में ना हम दोनों के बीच में ना टेलीपैथी का कनेक्शन है, जो मैंने कहा भी नहीं तुम पहले से ही समझ गई। हाईजन कहती है हम दोनों सोलमेट है ना इसीलिए, और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। तभी हाईजन के पास मैसेज आता है। यूरा कहती है मैसेज उसी का ही होगा ना जिसने तुम्हें इंतज़ार कराया, बताओ क्या लिखा है। तो हाईजन पढ़ती है, उसमें लिखा होता है जल्दी से भागकर यहाँ पे आओ। तो यूरा कहती है कि कब आ रहा है वो। हाईजन उसको मैसेज दिखा देती है कि ये देखो उसने ये लिखा है। तभी यूरा कहती है चलो ठीक है तुम ये जूस पी लो, उसके बाद चले जाना। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हमें कैंगसो को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर हाईजन की प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं कि आखिर ये फेमस थी, ये अब काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी जो डॉक्टर कीमू ने यहाँ पे लेके आए। तभी वो पढ़ता है कि हाईजन को ना एक क्लिप टेक्निक आती है जो काफ़ी अच्छी होती है और उसे इस्तेमाल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो तभी वो कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर है और इनका मुकाबला ना अब डॉक्टर यून से होगा। और ये तो वहाँ पे स्टाफ सर्जन थी कि यहाँ पे एक फेलो डॉक्टर बन के क्यों आई। तो तभी वो कहते हैं इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है, और ये ना पूरे मेरे स्टाइल की हैं। तभी वहाँ पे 4th ईयर के रेजिडेंट आ जाते हैं और उसके पीछे से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने चार्ट वो बना लिए हैं नहीं अभी। तभी कैंगसो कहता है कि आप इस तरह से मत मारा करें, काफ़ी दर्द होता है और मैंने काम कर लिया अपना। तभी यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है डॉक्टर एन जोंग डे। वो वहाँ पे आते हैं पर वो देखते हैं कि 4th ईयर के डॉक्टर गुस्सा कर रहे हैं, इसीलिए वो देखकर पीछे चले जाते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं। 4th ईयर के डॉक्टर जब उन्हें आवाज़ लगाते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो भी उनसे छोटे होते हैं पोस्ट में। तभी कैंगसो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें सारे दिन पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है, हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। तो तभी डॉक्टर वो नए वाले जो होते हैं वो इशारा करते हैं कि मत बोलो, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं 4th ईयर रेजिडेंट की जो ना 1 हफ्ते की ड्यूटी और बढ़ जाती है और 4th ईयर रेजिडेंट जो ना कैंगसू पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर कैंगसू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें सिखाता हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर यंगूक आ जाते हैं और कहते हैं कि किस किस को पोक होक खाना है। तो कैंगसू और दूसरे डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और 4th ईयर रेजिडेंट जो है वो गुस्सा करने लगते हैं। तभी उनमें थोड़ी सी बातें होती हैं और फिर 4th ईयर के डॉक्टर कहते हैं कि तुम जो ना आग में घी डालने का काम बंद करो, और तुम मेरे दोस्त हो ना और फेलो स्टूडेंट भी हो, तो तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी एक पोक होक चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर हाईजन को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर यून से मिलने आती हैं उनके ऑफिस में। डॉक्टर यून अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे और कहते हैं आ जाइए। हाईजन अंदर आ जाती है। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैंने तुमसे भाग कर आने के लिए कहा था और तुम चल कर आई हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था कि मैंने तुमसे क्या कहा था। हाईजन कहती है हाँ मैंने सुना था। तो यून कहते हैं कि तुमने सुना और तुम तब भी चली गई थी। तभी हाईजन कहती है कि मैंने आपको मैसेज किया था। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि हाँ तुमने मैसेज किया था कि तुम मुझसे कैफ़े में मिलना चाहती हो। मैं तुमसे कैफ़े में क्यों मिलूँ, जबकि हमें काम की बात करनी थी, हम बाहर क्यों मिले हम दोनों वो भी। हाईजन कहती है मैं इसको इस तरीके से नहीं देख रही, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि एक और इंसान मुझसे सॉरी कहता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के काम करते हैं और फिर सॉरी कहते हैं। कि चलो ठीक है ये बात जानने देते हैं, पर तुम एक बात बताओ तुमने इमरजेंसी सर्जरी क्यों करी। हाईजन कहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में आज ही आई थी, तो मैंने सोचा आज जाकर सबसे मिल लेती हूँ, सेरेमनी हो जाएगी, और मुझे लगा जब मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ तो सर्जरी क्यों ना कर दूँ। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल आने के लिए नहीं डांट रहा हूँ, और तुमसे इतना लंबा एक्सप्लेनेशन किसने मांगा। हाँ जो तुम इतनी लंबी लंबी अपनी पर्सनल बातें बता रही हो और फीलिंग्स बता रही हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा ये बताने के लिए। हाईजन कहती है कि हमारे पास इंतज़ार करने के लिए टाइम नहीं था। अगर आपने उसका पेशेंट का चार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो उनकी शायद डेथ भी हो सकती थी। डॉक्टर यून कहते हैं ये सब तुमने इसीलिए किया ना ताकि तुम सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, और तुम फर्स्ट डे पे ये सब अपना नाम बनाना चाहती थी। हाईजन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये सब आप ही सोच रहे हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं इस तरह का बिहेवियर मत करो, ये तुम ही हो जिसने मुझे इस तरह के सोचने पर मजबूर किया है, और मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो दिखावा करते हैं। तभी हाईजन कहती है कि आप मुझसे जिस भी तरीके से बात करना चाहते हैं एक तरीके से बात करिए, आप फॉर्मली बात करना चाहते हैं या इनफॉर्मली। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई चीज़ परेशान करती है तो तुम उसे आसानी से जाने नहीं देती ना। इस मामले में हम दोनों एक से हैं और मैं दोनों तरीके से बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारे पास इंतज़ार करने के लिए टाइम नहीं था, पर तुम्हारे पास सर्जरी करने के लिए टाइम था। अब तुमने ये सर्जरी की है ना तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी।
हाईजंग कहती है ठीक है मैं समझ गई, और आपको ना मुझे इसके लिए ना माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थी, पर आप यहाँ पे थे नहीं, मैंने सर्जरी कर दी। डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या तुम मुझसे इस बारे में डील करना चाह रही है? तो हाईजंग कहती है कि मैं आपके अंडर काम नहीं करती कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ या आपकी बात सुनूँ, और मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी परिस्थिति में भी सॉरी कहना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? हाँ, तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हारे बिहेवियर से तो ये लगता है कि तुम्हें यहाँ पे स्टाफ पोजीशन की कोई परवाह नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तभी हाईजंग डॉक्टर यून वाले तरीके से रिप्लाई करती है कि आपने तो कहा था मेरे फीलिंग से, आपको मेरे पर्सनल रीज़न से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं आपको क्यों बताऊँ? हाँ, डॉक्टर यून कहते हैं कि अब मैंने अपना इरादा बदल दिया और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी हाईजंग रिप्लाई करती है कि मैं अपनी बातें ऐसी किसी को नहीं बताती जो मेरा दोस्त नहीं होता, और मेरी फीलिंग्स और लाइफ के बारे में ऐसी किसी से बात नहीं करती। तभी वहाँ से उठकर डॉक्टर यून अपनी चेयर पर चले जाते हैं और कहते हैं कैसे तो फिर लगता है मुझे तुम्हारी बात कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि मैं ना किसी से भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखता। तभी डॉक्टर यून के ऑफिस में सियोवू आ जाती है और सियोवू कहती है दरवाज़ा खुला हुआ तो तुमने लॉक भी नहीं किया। तभी हाईजंग कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ यहाँ से। वहीं सियोवू कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं। हाईजंग ये कहकर जाने लगती है। सियोवू हाईजंग को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है रुको, हम पहले मिले हैं ना? तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि यही है नई न्यूरोसर्जन डॉक्टर यो हाईजंग। तो सियोवू कहती है यो हाईजंग कि ये तुम हो? तो हाईजंग कहती है हाँ ये मैं हूँ यो हाईजंग। सियोवू ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो। हाईजंग कहती है क्या तुम मुझे अब भी देखकर काफ़ी गुस्से में हो या तुम्हें गुस्सा आ गया मेरी वजह से? ये कहकर हाईजंग वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तभी सियोवू हाईजंग का पीछा करती है और बाहर जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? हाँ, तभी हाईजंग कहती है कि ये गोकिल हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, सभी डॉक्टर यहाँ पे काम करना चाहेंगे और यही मेरे रीज़न है यहाँ पे आने का। सियोवू कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, और तुम एक डॉक्टर कैसे बन सकती हो और तुम मेरे साथ एक ही हॉस्पिटल में कैसे काम कर सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरे बराबर की नहीं हो, तुम मेरे लेवल की नहीं हो, सियोवू ये कहती है। हाईजंग कहती है ये मेरी सक्सेस है तो तुम्हें क्या इस पर गुस्सा आ रहा है? सियोवू कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी? हाँ, और क्या हॉस्पिटल वाले जानते भी हैं कि तुम एक गुंडी हो और तुम्हारे हॉस्पिटल वालों को मालूम भी था या नहीं? तो हाईजंग कहती है मैं लोगों को ऐसे बताती हुई नहीं फिरती और ना ही मैं उनसे छुपाती हूँ। और क्या तुम इस बार भी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल देती हो? ये तो तुम्हारी खूबी है ना, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना। भी सियोवू कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो मिस्टर होंग की लाइफ ख़राब हो जाती क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे थे। सही कहा ना मैंने, तुम तो जानती हो। हाईजंग कहती है हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम ये सब नहीं करती ना तो मैं भी यहाँ तक नहीं आती, ये मेरा गुस्सा ही था जिसने मुझे सफल बनाया। तभी सियोवू कहती है चलो ठीक है, मुझे एक सवाल करना है तुमसे, तुम अभी भी मिस्टर होंग जी होंग के टच में हो? हाईजंग कहती है नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को बचाने में लगी हुई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अतीत की बातों को याद करती। सियोवू कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पहले भी झूठ कहा था कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की थी। हाईजंग कहती है तुम अपनी ही बातों पर कैसे यकीन कर लेती हो बिना शक्की के, मतलब जो तुम सोचती हो वो सब सही होगा बाकी झूठ होगा सब कुछ। तभी सियोवू कहती है कि तुम जानती हो ना मिस्टर होंग जी होंग अगले हफ्ते से हमारे हॉस्पिटल में काम करेंगे हमारे साथ, और तुम इसीलिए यहाँ पे आई हो ना? हाईजंग कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अगर तुम्हें बताऊंगी ना तुम तब भी यकीन नहीं करोगी। सियोवू कहती है कि तुम ये हॉस्पिटल छोड़कर चली जाओ, मैं तुम पर तब यकीन कर लूँगी। हाईजंग कहती है मैं ये हॉस्पिटल छोड़कर जब जाऊँगी जब मुझे जाना होगा, ठीक है? और ये कहकर हाईजंग वहाँ से चली जाती है और सियोवू कहती है कि तुम जानती हो ना मिस्टर होंग जी होंग ने इंजो से शादी कर ली, तो तुम सोचना भी मत अब कुछ भी। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।